यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एमसीयू यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी आयरन मैन को। कहानी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान से, जहाँ पे यूएस आर्मी होती है और वे सब इंतजार कर रहे होते हैं आर्म्स डीलर का। जिसके बाद एंट्री होती है इस कहानी का लीड कैरेक्टर टोनी स्टार्क की। टोनी स्टार्क एक रिच और जीनियस शख्स है और वो यूएस आर्मी के पास आता है, जहाँ पे एक मिसाइल का टेस्ट होता है जिसका नाम जेरिक होता है। और वो मिसाइल बनाई होती है खुद टोनी स्टार्क ने। वो मिसाइल ऐसी होती है जो कि तबाह कर सकती है किसी भी देश को। और डील खत्म करने के बाद टोनी गाड़ी में बैठकर कुछ सैनिकों के साथ अपने घर जा रहा होता है और तभी वहाँ पे कुछ आतंकवादी हमला करते हैं और वो सभी सैनिकों को मार देते हैं। और टोनी अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से बाहर भागता है और तभी टोनी के पास उसके ही कंपनी का मिसाइल उसके पास आकर गिरता है और टोनी उस मिसाइल से बचने की कोशिश करता है और तभी वो मिसाइल वहीं पे फट जाती है, जिससे टोनी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। जिसके बाद कहानी जाती है 36 घंटे पीछे, जहाँ पे टोनी को नॉमिनेट किया जाता है आर्म्स ऑफ द डीलर ईयर के लिए। और टोनी के डैड हावर्ड स्टार्क ने अपने दोस्त ओबाडियन स्टेन के साथ अपनी स्टार्क कंपनी शुरू की थी, जहाँ पर वो आर्म्स डीलिंग और काफी नए नए आविष्कार करते थे जनता की भलाई के लिए। और टोनी के वहाँ पे न मौजूद होने की वजह से स्टेन उसका अवार्ड ले लेता है। और वहाँ पे हम लोग जेम्स रोड्स को भी देखते हैं और फिर हम लोग देखते हैं टोनी के स्टार्क को। और उस वक्त टोनी कसिनो में जुआ खेल रहा होता है और तब उसके पास जेम्स आकर उसका अवार्ड देता है, लेकिन टोनी वो अवार्ड नहीं लेता और कहता है इन्हें रखने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं है। और फिर वहाँ पे एक रिपोर्टर क्रिस्टीन आती है और वो टोनी का इंटरव्यू लेने की कोशिश करती है और वो कहती है आप जो बिजनेस करते हैं इन हथियारों का, ये सही नहीं है। तब टोनी कहता है एक दिन वो समय जरूर आएगा जब वर्ल्ड वार छिड़ जाएगा और अगर हमारे पास हथियार ही नहीं होंगे तो हम लोगों की मदद कैसे करेंगे। और ऐसे ही इन दोनों के बीच कुछ बातें होती है और टोनी उसे अपने घर ले जाता है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। और जब टोनी की नींद खुलती है तो उसकी पर्सनल असिस्टेंस पेपर पोर्ट्स वहाँ पे आती है और वो बताती है सर आज आपका बहुत बड़ा डील है अफगानिस्तान में और आपका पर्सनल जेट आपका इंतजार कर रहा है। और जब टोनी अपने प्लेन के पास पहुँचता है तो वहाँ पे जेम्स भी उसका इंतजार कर रहा होता है और फिर दोनों अफगानिस्तान के डील के लिए निकल जाते हैं। अब हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टोनी की हालत बहुत खराब होती है और साथ ही उसके सीने से कुछ तार जुड़े होते हैं जो कि एक बैटरी से जुड़ा होता है और वो बैटरी ही टोनी को अभी तक जिंदा रखा होता है। टोनी को जब होश आती है तो वह ये सब देखकर हैरान हो जाता है और उसके पास खड़े आदमी जिसका नाम येंसन होता है उससे पूछता है आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। तब येंसन उसे बताता है कि एक विस्फोट के दौरान तुम्हारे बॉडी के अंदर बहुत सारे छर्रे घुस गए थे और उन छर्रों को तुम्हारे बॉडी से निकालना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए मैंने तुम्हारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार की जो इन छर्रों को तुम्हारे दिल के करीब जाने से इन्हें रोकने में मदद करेगी। अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को निकाला जाएगा तो तुम मर जाओगे। जिसके बाद एंट्री होती है उन आतंकवादियों का बॉस का और वो टोनिक से कहता है मैंने तुम्हें बंदी बना लिया है और मैं तुम्हें तभी जाने दूंगा जब तुम जेरिक हथियार बनाओगे मेरे लिए, क्योंकि हमें वो मिसाइल चाहिए, हमें यूएस पे हमला करना है। लेकिन टोनी इसके लिए मना कर देता है और कहता है मैं तुम आतंकवादियों के लिए मिसाइल नहीं बनाऊंगा। तब आतंकवादियों का बॉस टोनी को बाहर ले जाता है और उसे दिखाता है कि तुम्हारे कंपनी में जो जो हथियार बनाए गए वो सब हमारे पास मौजूद है। जो हथियार तुम यूएस आर्मी और बाकी को बेचते हो वे सब हमारे पास ही हथियार बेचते हैं महंगे दामों में। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम हमें वो जेरिको मिसाइल बना कर दो और तभी हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। जिसके बाद टोनी वापस से गुफा में आ जाता है और यांसन से बात करता है क्या तुम्हें इस गुफा से बाहर जाने का कोई रास्ता मालूम है। तब यांसन टोनी को बताता है कि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अगर जेम्स आर्मी के साथ तुम्हें ढूंढने की भी कोशिश करेंगे तो तुम उन्हें नहीं मिल पाओगे क्योंकि यह जगह बहुत ही अनजान है। इसके बाद यांसिन और टोनी अपने अपने फैमिली के बारे में बात करने लगते हैं और टोनी उसे कहता है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। तब यांसिन टोनी को आइडिया देता है कि अगर हम ऐसा सूट बना ले जिन पे गोलियों का कोई असर ना हो तो उस सूट की मदद से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और अपने परिवार से मिल सकते हैं। जिसके बाद दोनों उस सूट पे काम करना शुरू कर देते हैं। फिर टोनी वहाँ पे पड़े मिसाइल में से प्लेडियम नाम का पदार्थ को निकालता है जो कि बहुत खास होता है आर्क रिएक्टर को पावर देने के लिए। आर्क रिएक्टर एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी मशीन को काफी वक्त तक पावर दे सकती है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टोनी के शरीर में लगी है वो एक बैटरी से चलती है और वो ज्यादा देर तक पावर नहीं दे सकती, इसीलिए टोनी आर्क रिएक्टर बनाने में जुट जाता है। और जब टोनी सभी मिसाइल को खोलता है तो उसे उनमें से 1.5 ग्राम प्लेडियम मिलता है, लेकिन टोनी को आर्क रिएक्टर बनाने के लिए 1.6 ग्राम प्लेडियम की जरूरत होती है। तब एंसेन आतंकियों के बॉस के पास जाता है और कहता है हमें और भी सामान की जरूरत है मिसाइल बनाने के लिए। तब उसका बॉस
बॉस उन्हें और भी सामान लाकर दे देता है और फिर टॉनी काफी मेहनत के बाद आर्क रिएक्टर को बना लेता है और इनकी खबर आतंकियों को भी मिलती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं समझ आता कि आखिर ये लोग क्या बना रहे हैं। इसके बाद टॉनी एनसेन को एक सूट का ब्लूप्रिंट दिखाता है और कहता है हमारा मकसद सिर्फ इस सूट को पावर देना ही है। इसके बाद टॉनी उस सूट को बना लेता है और आतंकियों को इसके बारे में मालूम पड़ जाती है और जब आतंकी टॉनी को रोकने के लिए आते हैं तब एनसेन उन्हें रोकने के लिए चला जाता है ताकि टॉनी को अपने सूट को फुल पावर में लाने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाए। और इसी बीच एनसेन को आतंकी गोली मारकर उसे घायल कर देते हैं, जिससे टॉनी को काफी बुरा लगता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और तब टॉनी उन सभी आतंकियों को मारते हुए गुफा से बाहर आता है और बाहर पड़े हथियार मिसाइलों को जलाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है और आकर एक रेगिस्तान में गिरता है और टॉनी ने अपने सूट को मार्क 1 नाम दिया था वह टूट जाता है और तभी वहाँ पे जेम्स अपनी टीम के साथ पहुँचता है और टॉनी को वहाँ से उसके घर पे लाता है। घर आने के बाद टॉनी अपने बॉडीगार्ड हैप्पी होगन से कहता है कि फटाफट तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और हैप्पी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंज करता है और जब टॉनी वहाँ पे आता है तो स्टेन उसका स्वागत करता है और फिर मीडिया वाले टॉनी से अफगानिस्तान में क्या हुआ इस बारे में पूछने लगते हैं और तब टॉनी बताता है मुझ पर आतंकियों ने हमला किया था मेरे ही मिसाइल से। और अब टॉनी के स्टार प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ बोलता है कि मेरे कंपनी में जितने भी आर्म्स डीलिंग का कॉन्ट्रैक्ट होता है मैं उसे बंद करने वाला हूँ। अब स्टार्क कंपनी में कोई भी हथियार नहीं बनाए जाएंगे। अब ये बात सुनकर स्टेन वहाँ पे बीच में आ जाता है और वो कहता है अफगानिस्तान में अटैक की वजह से टॉनी थोड़ा शौक में है, इसीलिए वहाँ ऐसी बातें कर रहा है। मैं टॉनी से बात कर आप लोगों को बाद में जवाब दूंगा। और फिर स्टेन पूछता है अफगानिस्तान में क्या हुआ था और तुम वहाँ से बचकर कैसे निकले। तब टॉनी कहता है मुझ पर आतंकवादियों ने हमला किया था और मुझे कैद कर जेरिक मिसाइल बनाने के लिए बोला, लेकिन मैं वहाँ से आयरन मैन सूट बनाकर वहाँ से भाग निकला और साथ ही मैंने एक आर्क रिएक्टर भी बनाया। टॉनी स्टेन को आर्क रिएक्टर भी दिखाता है। तब स्टेन कहता है ये तो बहुत ही शानदार खोज है, हमें इसे तो पूरी दुनिया के सामने लेकर आना चाहिए, लेकिन टॉनी ऐसा करने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब टॉनी क्योंकि जीनियस और रिच आदमी है तो टॉनी अपने आर्क रिएक्टर को इम्प्रूव करता है और एक नई आर्क रिएक्टर बनाता है और नई आर्क रिएक्टर को अपने शरीर में फिट करने के लिए पेपर पोट्स को अपने पास बुलाता है और पेपर पोट टॉनी के शरीर से पुराने आर्क रिएक्टर को निकालकर नई आर्क रिएक्टर लगा देती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं रेगिस्तान में आतंकवादियों को टॉनिक स्टार जो कि मार्क 1 सूट बनाया था वो उन्हें मिल जाता है और वे सब उसके सभी टुकड़े जमा कर लेते हैं, जिसके बाद टॉनी अपने लैब में एक नए सूट पे काम करना स्टार्ट कर देता है जिसे टॉनी नाम देता है मार्क 2। फिर हम लोग देखते हैं टॉनी अपना सूट पूरी तरह से तैयार कर लेता है और उसकी टेस्टिंग के लिए अपने घर से बाहर जाता है। अब टॉनी को मार्क 2 सूट की क्षमता के बारे में मालूम करना होता है, इसीलिए वहाँ उसे आसमान की ऊंचाइयों में ले जाता है। टॉनी का एआई जिसका नाम होता है जावेद वहाँ उसे कहता है कि सूट में फुल पावर कर दो और जितना हो सके उतना मुझे ऊंचाई पे ले चलो। और जब टॉनी आसमान में काफी ऊंचाई तक पहुँच जाता है तब उसके सूट पे बर्फ जम जाती है, जिससे टॉनी का सूट बंद हो जाता है और वह जमीन की तरफ गिरने लगता है, लेकिन टॉनी सूट से सारे बर्फ को हटाता है और सूट फिर से स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद टॉनी मार्क 2 की टेस्टिंग के बाद घर पे आता है तो वहाँ देखता है कि पेपर पोट्स ने मेरे शरीर से जो आर्क रिएक्टर निकाली थी वो उसे गिफ्ट की तरह टॉनी के पास भेज देती है और उस पे लिखा होता है टॉनी के पास अभी दिल है, जिससे पढ़कर टॉनी काफी खुश होता है। अब टॉनी को मालूम पड़ चुका है कि मार्क 2 सूट ज्यादा ऊंचाई पे जाने के बाद इस पे बर्फ जम जाती है, इसीलिए टॉनी अपने सूट में कुछ चेंजेस करता है और टॉनी अपने सूट के अंदर टाइटेनियम और गोल्ड का यूज करता है ताकि ये सूट ज्यादा ऊंचाई पे जाए तो इस पे बर्फ न जमे। और टीवी में यह न्यूज आ रही होती है कि स्टेन एक शानदार पार्टी कर रहा है और इस पार्टी में स्टेन टॉनी को इनवाइट नहीं किया है। अब ये बात टॉनी को मालूम पड़ती है तो टॉनी उस पार्टी में चला जाता है जहाँ पे उसे पेपर पोट्स मिलती है, जहाँ पे दोनों कुछ अच्छे पल बिताते हैं। और तभी वहाँ पे क्रिस्टीन आती है और वो टॉनी को बताती है कि तुमने अफगानिस्तान के अंदर जो जेरिक मिसाइल बेचे थे अब वैसे ही मिसाइल अफगानिस्तान के गुलमिले गाँव में देखा गया है। इस बात से टॉनी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है कि अगर मैंने गुरमिला गांव में अगर मिसाइल नहीं बेची तो आखिर किसने बेचा होगा। तब टॉनी का पूरा शक जाता है स्टेन पे और टॉनी स्टेन से जाकर पूछता है कि आखिर तुमने वहाँ पे मिसाइल क्यों बेची उन आतंकवादियों से। तब स्टेन कहता है ये तो बिजनेस है और मैं बिजनेस के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इस बात से टॉनी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ घर आता है और तब उसे मालूम पड़ता है अफगानिस्तान के गुलमीरा गाँव में आदमियों को इकट्ठा किया जा रहा है और औरतों और बच्चों को वहाँ पे
पे जान से मार दिया जा रहा है। अब इस बात से टोनी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने सूट को अपग्रेड करने लगता है हथियारों के साथ। और फिर टोनी अपना एक नई सूट मार्क 3 बनाता है और फिर वह जाता है अफगानिस्तान के गुलमीरा गाँव में और वहाँ पर मौजूद हर एक आतंकवादी को टोनी एक दमदार पिटाई धुलाई करता है। और वहाँ से निकलने के बाद टोनी को मालूम पड़ता है अभी भी मिसाइल इनके कब्जे में है। और तब टोनी वहाँ पे जाकर उन मिसाइलों को ऊपर टोनी अपना एक मिसाइल छोड़ता है जिससे वहाँ पर मौजूद हर एक मिसाइल तबाह हो जाती है। और इस धमाके के बारे में आर्मी वालों को मालूम पड़ जाती है सैटेलाइट की मदद से और वे सब पता लगाने की कोशिश करते हैं आखिर इतना बड़ा धमाका किस प्लेन ने किया है। और तब उन्हें मालूम पड़ता है एक छोटा सा प्लेन है जो कि हमारे इलाके में घुस आया है। और अब वे सब उस छोटे प्लेन को ढूंढने लगते हैं और वो छोटा प्लेन कोई और नहीं वो आयरन मैन सूट होता है यानी कि हमारे टोनी स्टार्क। और टोनी का सूट छोटा होता है जिससे वे लोग नहीं पकड़ पाते। और फिर टोनी अपने दोस्त जेम के पास कॉल लगाता है और कहता है वो छोटा प्लेन कोई और नहीं मैं हूँ और तुम अपने दोस्तों को यहाँ से हटाओ ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। तब जेम्स पायलट से कहता है वो जरूर प्लेन दुश्मन का होगा, वहाँ अपने दुश्मन को मार गिराया होगा और वहाँ से निकल गया। अब हमें इसका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जिससे वो प्लेन वापस चले आते हैं। इसके बाद रिपोर्टर सब अफगानिस्तान में हुए हमले के बारे में जेम्स से पूछते हैं। तब जेम्स उन्हें बताता है कि दो दुश्मनों के बीच में आपस में लड़ाई हुई थी। और जब ये न्यूज स्टेन देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि हमारा कोई दुश्मन हमसे लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। और फिर स्टेन जाकर मिलता है टेन रिंग से और उससे पूछता है कि आखिर वो कौन था जिसने ये तबाही मचाई। तब टेन रिंग्स कहता है वो जरूर टोनी स्टार्क ही था, उसके पास एक आयरन मैन सूट है जिसकी वजह से वो यहाँ पर आकर तबाही मचाई और वो अब तुम्हें भी मारने वाला है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे पास एक सोल्यूशन है, मेरे पास टोनी स्टार्क का मार्क 1 सूट है, अगर तुम मुझे अच्छे रकम दो तो मैं तुम्हें उस सूट दे दूंगा। लेकिन स्टेन टेन रिंग्स को धोखा दे देता है और वहाँ पर मौजूद मार्क 1 सूट को ले जाता है। और इधर टोनी स्टार्क को मालूम पड़ चुका होता है कि इन सब आतंकियों के पीछे स्टेन का हाथ है। और टोनी पेपर से स्टेन के कंप्यूटर से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है, क्योंकि अगर स्टेन के पास कंपनी की इन्फॉर्मेशन रही तो वह उन्हें आतंकवादियों से बेचकर देश को पूरे खतरे में डाल सकता है। इसके बाद पेपर पहुंचती है स्टेन के ऑफिस में और उसके कंप्यूटर को स्टार्ट कर उसमें एक पेन ड्राइव को लगा देती है और सारी इन्फॉर्मेशन उस पेन ड्राइव में लेने लगती है। और तभी उसे वहाँ पे एक फाइल मिलता है जिसमें पेपर को मालूम पड़ता है कि स्टेन ने ही टोनी को मरवाने के लिए आतंकवादियों से बोला था। और पेपर ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर वहाँ से जा ही रही होती है, तभी वहाँ पे स्टेन आ जाता है। तब पेपर उसे बातों में उलझाकर वहाँ से निकल जाती है। और जब स्टेन कंप्यूटर में देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि पेपर यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लेकर जा रही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फिल कोल्सन को, जो की एक एजेंट होता है और वो पेपर से कहता है कि हमें टोनी स्टार्क का इंटरव्यू लेना है, क्या आप इसमें हमारी मदद करेंगी? क्योंकि अब पेपर को मालूम था कि स्टेन मुझ पर नजर रख रहा है और इस तरह मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। तो पेपर फिल कोल्सन से कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी टोनी स्टार्क की इंटरव्यू लेने में, आप हमें जल्दी से यहाँ से लेकर चलिए। अब दूसरी तरफ स्टेन के ऊपर खतरा मंडरा रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि अब थोड़े ही देर में टोनी यहाँ पे आ जाएगा। तब स्टेन जाकर अपने साइंटिस्टों से जाकर मिलता है और कहता है क्या तुम सब ने आर्क रिएक्टर बना डाली? तब साइंटिस्ट बताता है कि अभी हमारे आर्क रिएक्टर का काम बाकी है, जिससे स्टेन गुस्सा होकर कहता है कि टोनी ने आर्क रिएक्टर एक गुफा में बैठकर बनाई और तुम सबने अभी तक नहीं बनाई। तब साइंटिस्ट कहते हैं हम टोनी स्टार्क नहीं है। इस बात से स्टेन काफी निराश होता है और वो सीधे जाता है टोनी के घर पे और वो टोनी से मिलता है और उस पे एक वेव चलाता है, जिसकी वजह से टोनी 15 मिनट तक अपने सुध-बुध खो बैठता है। और तब स्टेन टोनी के सीने से आर्क रिएक्टर को निकाल कर ले जाता है। अब आर्क रिएक्टर निकलने की वजह से टोनी धीरे धीरे मरने लगता है, लेकिन जैसे तैसे कर टोनी अपने लैब में जाता है और वो आर्क रिएक्टर लगा लेता है जो पेपर ने उसे गिफ्ट किया था। जिसके बाद टोनी अपना सूट पहनता है और स्टेन को मारने के लिए निकल पड़ता है। और इधर स्टेन मार्क 1 की मदद से दूसरा एक बड़ा सूट बना लेता है, जिसको वो नाम देता है आयरन मोर्गन। और जैसे ही स्टेन उस आर्क रिएक्टर को उस सूट में लगाता है तो सूट स्टार्ट हो जाता है। और जब आयरन मैन आयरन मोर्गन को रोकने के लिए वहाँ पे पहुँचता है, जिसके बाद आता है इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट फाइट सीन, जहाँ पे हमें एक दमदार फाइट दिखाई जाती है। वे दोनों आपस में बहुत ही दमदार लड़ते हैं और लड़ते लड़ते वे रोड पे आ जाते हैं। और इसी बीच आयरन मैन को मालूम पड़ता है कि आयरन मोर्गन मुझसे ज्यादा पावरफुल है, तो मैं इसे ऐसे तो नहीं हरा सकता, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और तो अब टोनी को याद आता है कि ज्यादा ऊंचाई पे जाने के बाद सूट बर्फ में जमने लगता है, तो टोनी आयरन मोर्गन को अपने पीछे बहुत ही ऊंचाई में ले जाता है और आयरन मोर्गन टोनी का पीछा करते करते बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाता है। और तब आयरन मोर्गन के सूट पे काफी ज्यादा बर्फ जम जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद आयरन मोर्गन फिर से स्टार्ट हो जाती है और फिर टोनी और आयरन मोर्गन दोनों जबरदस्त लड़ने लगते हैं और फिर दोनों गिरते हैं लैब के छत पे। तो अब टोनी पेपर के पास कॉल करता है और कहता है इस लैब के आर्क रिएक्टर को
फुल पावर के साथ स्टार्ट कर दो, जिसका असर पूरा आयरन मोर्गन के सूट पे पड़ेगा और फिर मैं वहाँ से भाग जाऊंगा। अब ये बात सुनकर पेपर उस आर्क रिएक्टर को पूरे एनर्जी के साथ स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर से बहुत बड़ी वेब निकलती है और उस वेब के लपेटे में आयरन मोर्गन आ जाता है और वो वहीं पे मारा जाता है। फिर अगले दिन टॉनी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है और रिपोर्टर उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं और वहाँ पे टॉनी सभी के सामने अपना आइडेंटिटी सबको बता देता है और सभी को बता देता है कि आई एम आयरन मैन, मैं ही आयरन मैन हूँ। और फिर हमें इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है निक फ्यूरी टॉनी के घर पे आता है और वो अपने आप को शील्ड का डायरेक्टर बताता है और निक फ्यूरी टॉनी से कहता है कि मैं तुम्हें अवेंजर्स इनिशिएटिव के लिए अपॉइंट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा।